हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आपके प्रश्न आज के भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लगने वाली है। तो चलिए बच्चा लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, लघु चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है। आपको उत्तर कूट की सहायता से देना है, इसलिए पहले बातों को ध्यान से सुनिएगा। लघु चित्रकला के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं, आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है, लघु चित्र ऐसे चित्र होते हैं जो तारपत्रों तथा पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर चित्रित किए जाते हैं। दूसरा, भारत में लघु चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन 11वीं-12वीं सदी के मध्य देखने को मिलते हैं। तीसरा कह रहा, पाल चित्रकला शैली से जुड़े प्रसिद्ध चित्रकार धीमा तथा बिठपाल थे। चौथा कह रहा, पाल चित्रकला शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण बोदलेयन पुस्तकालय ऑक्सफोर्ड में उपलब्ध है। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आप लोग कोड की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है पहला दूसरा चौथा, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला दूसरा तीसरा और चौथे में है सभी। आपने कूट को देख लिया है और आपके सामने ऑप्शन भी है, आप इसकी सहायता से आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब हम आपको एक बार फिर से पूरा ऑप्शन दिखा दे रहे हैं और आपको कोड तो पता ही है। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब। शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा आयोग के द्वारा इसे कई बार पूछा गया है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, याद रखेंगे आपकी सारी बातें सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, सभी। लघु चित्रकला ऐसे चित्र होते हैं जो ताड़पत्रों, वस्त्रों और पुस्तकों के आवरण पृष्ठों पर चित्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पे ताड़पत्र हो, वस्त्र हो या पुस्तक हो, ये सभी हो जाएंगे, इन पर ये चित्रित किए जाते हैं। और आपका दूसरा जो कह रहा है कि भारत में लघु चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण पूर्वी भारत के पाल वंश के अधीन 11वीं-12वीं सदी के मध्य देखने को मिला, ये भी सही है। पाल चित्रकला शैली से जुड़े प्रसिद्ध चित्रकार धीमन और बिठपाल थे, आप लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ये भी सही है। और पाल चित्रकला शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण बोदलेयन पुस्तकालय ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में उपलब्ध है, ये भी सही है। तो सारी बातें आपकी बिल्कुल सही है बच्चा लोग, सारे पॉइंट को याद करिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर आप लोग इसको कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। पहला कह रहा है, बादामी की गुफाओं में निर्मित चित्र हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। दूसरा कह रहा है, बादामी की चित्र बनाने की प्रविधि बाघ की गुफा से मिलती जुलती है, जबकि मुद्राएं, वस्त्र, साज सज्जा एवं रंग संयोजन के मामले में बादामी में की गई चित्रकला पर अजंता कला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तीसरा कह रहा है, तमिलनाडु के पुट्टुकोई जिले में सित्तनवासल की गुफाएं 9वीं शताब्दी के हैं। चौथा कह रहा है, अच्छा गुफाओं में यहाँ पे होना चाहिए था 9वीं सदी यहाँ से होगा। 9वीं सदी के दौरान जो चित्र निर्मित किए गए थे उसे सित्तनवासल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि कौन सी बातें हैं जो कि आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पूरा होना चाहिए था, सित्तनवासल गुफा में चित्र निर्मित किए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। तो आपके हिसाब से क्या है जो सही है। अब चलिए कूट देख लीजिए, आपने ऑप्शन को देख लिया है। पहले में पहला दूसरा तीसरा, दूसरे में है केवल तीसरा, तीसरे में है दूसरा तीसरा और चौथे में है सभी। आपने ऑप्शन को देख लिया बच्चा लोग और आपके सामने देखिए कूट भी है और आपने कूट भी देख लिया है। अब आपको बता देना है कौन सी बातें हैं जो सही हैं। तो याद रखेंगे, बादामी की गुफाओं में जो निर्मित चित्र हैं ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग ने पूछा हुआ है, बिल्कुल सही है। बादामी की चित्र बनाने की प्रविधि बाघ की गुफा से मिलती जुलती है, जबकि जो मुद्राएं हैं और वस्त्रों की जो साज सज्जा है, रंग का जो संयोजन है, ये सभी मिलते हैं अजंता की गुफाओं से, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के पुट्टुकोई जिले में सित्तनवासल की गुफाएं स्थित हैं और 9वीं शताब्दी के जो चित्र निर्मित किए गए थे उन्हें सित्तनवासल चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें आपकी बिल्कुल और बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है आपको वो बताना है और आपके सामने देखिए ऑप्शन है।
सत्य नहीं है बताना है, कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले आप सारे ऑप्शन को सुन लीजिए, फिर बताइएगा कि कौन सा है जो सही नहीं है कूट की सहायता से। पहला कह रहा अकबर से पहले मुगल दरबार में चित्रकला की जो शैली विकसित हुई उसे ईरानी कला के अंतर्गत हेरात की कलम कहा जाता था। दूसरा कह रहा है भारतीय चित्रकला का विकास स्वदेशी भारतीय शैली एवं ईरानी चित्रकला की सफाविद शैली के संश्लेषण के द्वारा हुआ था। तीसरा कह रहा है मुगल कालीन चित्रकला के संध्या एवं रात्रि के चित्रांकन के लिए चांदी एवं स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया गया है। चौथा कह रहा है मुगल काल के अधिकतर चित्र कागज़ पर बनाए गए हैं, इसके साथ ही कपड़े, भित्ति और हाथी दांत पर भी चित्रित किए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा है जो सही नहीं है। आपके सामने है चार ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है। कूट देख लीजिए, पहले में है पहला तीसरा, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दूसरा चौथा और चौथे में है पहला दूसरा चौथा। जो सही नहीं है आपको वो बताना है और आपके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे बच्चा लोग क्या है जो सही नहीं है, तो आपका केवल और केवल दूसरा सही नहीं है। केवल और केवल दूसरा सही नहीं है, चूँकि आपका भारतीय चित्रकला का विकास स्वदेशी भारतीय शैली और ईरानी नहीं बल्कि फारसी होगा। फारसी, ईरानी नहीं होगा, फारसी होगा। आपका ईरानी शैली तो और पहले का है, मध्यकाल में ईरानी नहीं बल्कि फारसी और भारतीय शैली के संश्लेषण से सफाविद शैली का विकास हुआ था। तो याद रखिएगा ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से भारतीय चित्रकला का विकास हुआ है मध्यकाल में, इसलिए आपका दूसरा सिर्फ गलत है। बाकी बातें सही हैं कि अकबर के से पहले मुगल दरबार में चित्रकला की जो शैली विकसित हुई उसे ईरानी कला के अंतर्गत हेरात की कलम कहा जाता है। मुगल कालीन, तीसरा जो है ये भी सही है, मुगल कालीन चित्रकला में संध्या एवं रात्रि के चित्रांकन के लिए चांदी, रात्रि के लिए चांदी का उपयोग किया जाता था और दिन के लिए स्वर्ण रंगों का प्रयोग किया जाता था। और चौथा कह रहा है मुगल काल के अधिकतर चित्र कागज़ पर बनाए गए हैं, इसके साथ कपड़े पे भी बने हैं, भित्तियों पर भी बने हैं, हाथी दांत पर भी बने हैं। तो बाकी बातें सही हैं, केवल और केवल दूसरे में ईरानी की जगह फारसी कर देते तो आपका वो भी सही हो जाता। तो आपका दूसरा गलत है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन भी आपके देखिए सामने है और आपको उत्तर देना है। आपके सामने पहला प्रश्न है, कथन के हिसाब से देखिएगा क्या सही होगा। कथन कह रहा है दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र तमिलनाडु के तंजौर में है। दूसरा कथन कह रहा है तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में मंदिर में नृत्य करती हुई आकृति का चित्रण किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला कह रहा है केवल पहला सही है, दूसरे में कह रहा है केवल दूसरा सही है, तीसरे में कह रहा है पहला दूसरा सही है और चौथे में कह रहा है कोई भी सही नहीं है। चौथे में कह रहा है कि कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है कि आपका कौन सा है जो आपका सत्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, दोनों बातें सही हैं। दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्तिचित्र तमिलनाडु के तंजौर में मिलता है और तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर में नृत्य करती हुई आकृतियों का चित्रण किया गया है। ये मैंने आपको बताया था कि जो चोल काल है ये मूर्ति कला और अन्य चीज़ों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाए गए हैं, काफ़ी भव्य मंदिर बनाए गए हैं और इसमें मूर्तियों से पूरा मंदिर, दीवारें, खंभे सब भरे हुए हैं। कहीं जगह नहीं है जहाँ पे मूर्तियों को ना रखा गया हो या मूर्ति ना दीवारों में चुने हुए हों। तो बच्चा लोग दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आपका ये राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इसको राजराज फर्स्ट ने बनाया था तंजौर में, इसीलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं। और इसी मंदिर के शीर्ष पे रखा है 90 टन का पत्थर। मैंने आपको पढ़ाया था, इसी मंदिर के शीर्ष पे है 90 टन का पत्थर, जिसको इस शीर्ष पर लेकर जाने के लिए 4 किलोमीटर लंबा पुल बनाया गया था। फिर उसकी सहायता से घोड़े, हाथी की मदद से इसको ले जाके शीर्ष पे रखा गया और फिर इस पुल को तोड़ दिया गया। अब ये पुल नहीं है। ये मंदिर बहुत ही भव्य, विशाल है और खूबसूरत है। तो याद रखेंगे दोनों बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है, आपको सत्य कथन बताना है। पहला कह रहा है जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। आगा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की गई थी। दूसरा कहना है जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला पर फारसी प्रभाव की समाप्ति हुई तथा चित्रकला की भारतीय पद्धति का विकास हुआ। तीसरा कह रहा है जहांगीर कालीन चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता के दर्शन होते हैं। और चौथा कह रहा है जहांगीर काल में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया, पशु पक्षी, फूलों एवं वनस्पतियों का बहुत ही सुंदर चित्र बनाए गए थे।
आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है पहला दूसरा तीसरा, दूसरे में है तीसरा चौथा, तीसरे में पहला तीसरा चौथा और चौथे में है सभी। आपने कूट देख लिया है और आपको ऑप्शन में फिर से दिखा दे रही हूँ। आपको ऑप्शन को देखना है और फिर फटाफट जवाब दे देना है कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर काल में मुगल चित्रकला पर फारसी प्रभाव की समाप्ति हुई तथा चित्रकला को भारतीय पद्धति का विकास हुआ था। बिल्कुल सही है। इसीलिए बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि मुगल काल में या जहांगीर के काल में फारसी जो है या जो मुगल शैली की या मुगल चित्रकला की वास्तविक जो आत्मा है जो फारसी थी वो समाप्त हो गई थी। दूसरा भी सही है कि मुगल चित्रकला का विकास स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी सफाविद से हुआ था। ये आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि फारसी प्रभाव की समाप्ति चित्रकला की पद्धति का विकास है। और जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। आगा खां के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला भी निर्माण करवाया गया था। ये चीज़ भी याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपका अगला पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कह रहा है कि जहांगीर कालीन चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता का दर्शन होता है। बिल्कुल सही है। रूढ़िवादिता को समाप्त करके वास्तविकता के दर्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। और इनके टाइम पीरियड में सभी चीज़ों का चित्र बनाया गया, पशु पक्षी हो, फूल हो, वनस्पति हो, मानव हो, निश्चित ही सभी के चित्र बनाए गए हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। तो याद रखेंगे आपका क्या सही हो जाएगा। सारी बातें बिल्कुल सही हो जाएंगी, कोई भी आपका गलत नहीं है। तो इसलिए आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि किसने आगरा में जो है चित्रशाला का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, आगरा में चित्रशाला का जो निर्माण है ये जहांगीर ने करवाया था। और ये भी आया किसके नेतृत्व में करवाया था, तो आगा खां के नेतृत्व में इस चित्रशाला का निर्माण किया गया था जहांगीर के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं, आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रेडी हो रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपके जहांगीर कालीन ही है। कह रहा है जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर को पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्र बनाने में महारत हासिल थी। दूसरा कह रहा है मंसूर द्वारा बनाया गया लाल फूल, टर्की का काक और बाज चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है। तीसरा कह रहा है अबुल हसन नामक चित्रकार ने सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का चित्र बनाया। ऐसे चित्र को जहांगीर की आत्मकथा तुझो के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर बनाया गया है। अब ये देखिए जहांगीर कालीन चित्रकला आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर नाक नक्शे हैं और बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। पोशाक भी अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो यहाँ पे याद रखेंगे बच्चा लोग, यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए था, उपरोक्त सभी का, सभी का होना चाहिए था, सभी। तो याद रखेंगे चौथा ऑप्शन जो होगा सभी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बातें सही हो जाएंगी क्योंकि जो मंसूर हैं इन्होंने लाल फूल, टर्की का काक, बाज चित्र ये बनाए हैं, बिल्कुल सही है। और जहांगीर के जो प्रमुख चित्रकार हैं इसमें जो उस्ताद मंसूर हैं पशु पक्षियों की और पुष्पों के चित्र बनाने में इनकी काफ़ी महारत हासिल थी। जो अबुल हसन है ये सिंहासन पर बैठे हुए जहांगीर का इन्होंने चित्र बनाया था और इस चित्र को जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर बनवाया था। तो सारी बातें सही है बच्चा लोग। ये क्वेश्चन भी आया है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर कौन से चित्र बनवाए हैं, किसके हाथ से वो बने थे। तो ये याद रखिएगा अबुल हसन के द्वारा बनाए गए चित्र को ही उन्होंने अपनी आत्मकथा के मुख्य पृष्ठ पर बनवाया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि मंसूर किसके चित्र में महारत हासिल था, पशु पक्षियों के, मानव के। तो ये मानव के नहीं है बल्कि पशु पक्षियों के हैं। अबुल हसन मानव के चित्र बनाने में बहुत ही माहिर थे और ये जो काल है ये स्वर्ण काल कहलाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहलाता है। सबसे ज़्यादा चित्रकला का विकास इन्हीं के समय में हुआ है। जहांगीर खुद चित्रकला में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ये एक चित्र को अगर बहुत सारे चित्रकार मिलकर बनाए हो तो ये बता सकते थे कि उस चित्र में कौन सा अंग किस चित्रकार ने बनाया है। इतना ज़्यादा इन्हें अनुभव था, इतना ज़्यादा इन्हें इंटरेस्ट था। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। सभी बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है। कौन सा कथन है जो सत्य है। कह रहा है 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान दक्कन में चित्रकला के आरंभिक केंद्र अहमदाबाद, बीजापुर और गोलकुंडा थे। दूसरा कह रहा है अहमदनगर के निजाम शाही शासकों ने गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर के चित्रकारों के बल पर चित्रकला की निजाम शाही शैली विकसित की। पहले में कह रहा है केवल पहला, दूसरे में कह रहा है केवल दूसरा, तीसरे में कह रहा है पहला दूसरा और चौथे में कह रहा है कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो सही हो जाएंगी। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा कथन है जो सत्य है। और ये भी प्रश्न आपके लिए निश्चित ही याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा।
तो आपकी दोनों बातें सही हैं। 16वीं 17वीं सदी के दौरान दक्कन की चित्रकला जो है, यहाँ पे जो आरंभिक केंद्र है ये आपका अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा था। और आपका दूसरा भी सही है, अहमदनगर के निजाम शाही शासकों ने विजयनगर के चित्रकारों के बल पर चित्रकला के निजाम शाही शैली का विकास किया था। तो दोनों बातें बिल्कुल सही बच्चा लोग, इसको याद रखिएगा और ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। असत्य कथन का चुनाव कीजिए। कौन सी बात है जो कि गलत है, आपको वो बताना है। आपके सामने ऑप्शन भी है और कोट भी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आयोग का पूछा हुआ है। पहला कह रहा है वर्ली भित्त चित्रकला महाराष्ट्र, गुजरात सीमांत क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच लोकप्रिय है। दूसरा कह रहा है सोहराई झारखंड के जनजातीय इलाकों की प्रसिद्ध कला शैली है। तीसरा कह रहा है इसे वंश वृद्धि और फल समृद्धि के प्रतीक के रूप फसल समृद्धि के जो है प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। और आपको ये कोट की सहायता से उत्तर देना है। पहले में देखिए दिया है आपका केवल पहला, दूसरे में केवल दूसरा, तीसरे में है केवल तीसरा और चौथे में है कोई नहीं। आपको बताना है असत्य, यानी कि कौन सा है जो सही नहीं है। और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है, याद रखेंगे। क्वेश्चन कई बार आया है कि वर्ली चित्रकला कहाँ का है, तो अगर इंडिविजुअल पूछता है तो ये महाराष्ट्र का हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि ये महाराष्ट्र और गुजरात के सीमांत क्षेत्रों में बनाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन आया है। सोहराई खोबर कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन आता है, झारखंड का है और ये जीआई टैग पाया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और सोहराई खोबर जो है झारखंड का, ये आपका किस लिए बनाया जाता है, जनजातीय इलाकों में शैली काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे वंश वृद्धि और फसल वृद्धि के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। जब फसल मतलब कट जाता, तैयार हो जाता है, तब उसकी खुशी में ये लोग ये त्यौहार मनाते हैं। तो वंश वृद्धि और फसल वृद्धि के प्रतीक के रूप में है, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। असत्य कह रहा है तो कोई भी असत्य नहीं है। अगला देखिए कौन सा कथन है जो सत्य है। सत्य कथन बताना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है। कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है। कह रहा है पटना शैली चित्रकला के अंतर्गत प्रकृति का यथावर्थ या यथार्थवादी चित्रण किया गया है, जिसमें ब्रिटिश जल रंग पद्धति को अपनाया गया है। आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है और आपके सामने है ऑप्शन पहला है केवल पहला, दूसरे में केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों और चौथे में कोई नहीं। कौन सा सत्य है आपको बताना है। आपने कूट देख लिया है और आपको ऑप्शन भी मैं दिखा दे रही हूँ फिर से एक बार, तो याद रखिएगा। चलो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है, तो पटना शैली के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत जो निर्मित चित्र होते हैं ये छाया के माध्यम से जो है वास्तविकता लाने का प्रयास किया जाता है और ये भी यथार्थवादी चित्र है, बिल्कुल सही है। और इसमें ब्रिटिश जल रंगों का प्रयोग किया गया है। क्योंकि ब्रिटिश यानी कि कंपनी का प्रभाव है, तो निश्चित ही ब्रिटिश और कंपनी के जो जल रंग है उनका प्रयोग देखने को मिलेगा। तो आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, पहला दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको बताना कौन सी बातें हैं जो सही हैं इस प्रश्न में। पहला कह रहा है अमृता शेरगिल के चित्र में नारी समस्या का चित्रण मिलता है। दूसरा कह रहा है अमृता शेरगिल को फ्रीडा कोहली और अंग्रेजी कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है। पहले में केवल पहला, दूसरे में केवल दूसरा, तीसरे में है दोनों और चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे चलो, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अमृता शेरगिल के चित्रों में नारी समस्या का चित्रण मिलता है। अमृता शेरगिल को फ्रीडा काहलो एवं अंग्रेज कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपकी दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अमृता शेरगिल को याद रखिएगा, ये चित्रकला से जुड़ी हुई हैं और इनको फ्रीडा काहलो और अंग्रेज कवि वायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आपके लिए पॉइंट्स नए होंगे लेकिन इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे और बहुत सारी बातों को सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।